नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक ह्रास जो हुआ है उस पर चर्चा करते हुए पिछले तीन कड़ियों में क्रमबद्ध चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने हम रूबरू हैं और यह प्रयास है कि राजनीति में जो ह्रास हुए हैं पिछले लगभग 80 वर्षों में, उनको किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाया जाए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी है, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो शायद आज के युवा पीढ़ी को ध्यान में नहीं हो, विस्मृत हो गया हो। कहीं राजनीतिक दल वाले लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी बातें हम लोगों के चर्चा के दरमियान निकल कर के आती है। उसी में आज फिर राजनीतिक ह्रास के कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। क्या वजह रहा होगा जो लोग आज नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ने के बजाय उल्टा चल रहे हैं। कल क्या स्थिति थी, बीच में फिर क्या हुआ, फिर आज अभी स्थिति क्या है। अभी आप हाल में ही 2-3 दिन पहले आपने देखा कि हमारे जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा प्रगति जो बिहार की है वो यात्रा करने से हो रही है। सड़कें बन जा रही हैं, जितने भी कृषि के सिंचाई की व्यवस्थाएं थी जैसे तालाब, पोखर और नहरें, वो सब यात्रा करने मात्र से खुदाई हो जा रहे, या जो लोग अतिक्रमण करके रखे हैं वो सब निकल जा रहे। तो ये सारी बातें हैं जिस पर कटाक्ष के तौर पर नहीं, आप लोगों तक जानकारी के ख्याल से और आम जनता को विचार करने के ख्याल से इस मुद्दाओं पर चर्चा की जा रही है। एक उदाहरण है कि 1966 में हरियाणा में एक नेता थे, विधायक थे, जो 9 घंटा के अंदर में 3 दल को बदला था, केवल इसलिए कि कहीं मंत्रालय मिल जाए। सुरक्षित सीट था और वो हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के एक विधानसभा सीट था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे बिहार के भी कई ऐसे नेता हुए जो 48 घंटा में 3-4 पार्टियों को बदल दिए थे। तो कुछ ऐसे भी नेता हुए जहाँ से वो राजनीति करना सीखे, जिन्होंने उनको राजनीति करना सिखाया और उन्हीं को वो ज़मीन दोज कर दिए। तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी, जो कई पुस्तकों के लेखक भी हैं और समाज के बीच में रह कर के आंदोलन भी किए, लोगों के साथ सामंजस्यता बनाने का भी प्रयास किया। वो उस दौर में ज़मीन पर काम कर रहे थे जब मगध में, यानी बिहार का जो मध्य भाग था, उस मध्य भाग में एक तरफ माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जिसे लोग एमसीसी कहा करते हैं, और दूसरे तरफ बड़े जातियों का संगठन जैसे रणवीर सेना, लाल सेना, भूमि सेना और न जाने क्या क्या काम कर रही थी। उस दरमियान इन्होंने आम लोगों में सामंजस्यता बनाने की बातें कर रहे थे। पैदल चल करके लोगों तक जाते थे। कुछ लोग इनको कुलद्रोही और न जाने क्या क्या उपनाम भी दे रखा था। खैर, उन बातों में जाने से बेहतर है कि हम अपने मुद्दा को और आगे बढ़ाएं। सर, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबको भी, चैनल के सभी साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से। संसदीय व्यवस्था में, लोकतंत्र की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें ह्रास पर सर हम लोग लगातार पिछले 3 दिन चर्चा किए। तो सर हम लोग कई उदाहरण भी देखे, जैसे में अटल और
राजीव की बात भी हुई, फिर हम लोग गुलजारी लाल नंदा जी की भी बात किए। अभी कहीं कुछ पन्नों को पलट रहे थे तो उसमें गया लाल जी का नाम आया। वह गया लाल जी जो हरियाणा के रहने वाले हैं और वो सुरक्षित सीट से चुनाव जीते हुए थे, और वो 9 घंटा के अंदर में 3 पॉलिटिकल पार्टी को बदल दिए। और उसी समय से राजनीति में एक कहावत प्रचलन में आ गई कि आया राम और गया राम, आया राम गया राम हुआ। तो सर, यह जो राजनीति में हरास हुए, एक तो कुछ ऐसे भी लोग थे या आज भी हैं कि जिस दल को पकड़ा उसी दल में उसे सिंबल मिले न मिले, चुनाव लड़े न लड़ें, पार्टी में पद मिले न मिले, उसी पार्टी में लगातार चल रहे हैं। यानी पार्टी में नहीं, उसके विचार से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग पहले भी हुए, अब आज तो सर संख्याओं का कहना नहीं है। कल गिने चुने लोग थे गया लाल के तरह, आज तो हर एक आदमी गया लाल ही हो गया है। तो यह जो हरास हुआ है, आज जो सभी लोग गया लाल बनने में लगे हुए हैं, इसका सर मुख्य वजह क्या है? ये आपको फिर पहले हम अपनी बात, जो हम लोगों की समझ है, जो अनुभव है, उसको कहने के पहले आपको फिर एक बार ये धन्यवाद देते हुए, ये आपसे और जो दर्शक हैं उनसे हमारी एक विनती है, विनती क्या आग्रह है कि इस तरह के जो सवाल हैं राजनीति में, जो हरास के सवाल, आप आज ये चौथी कड़ी है शायद जी, तो जो आप चर्चा, इसको संवाद का मुद्दा, लोक संवाद का जो विषय प्रसंग बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि उसका कारण यह है कि यह कोई जो डॉक्टर साहब का नुस्खा नहीं है कि अभी हम लोग जब लोक संवाद के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं और किसी घटना का जिक्र करते हैं और जिक्र करने से चीज़ें बदल जाएंगी। आज तो आपको देखना होगा कि जिस समय आप हरियाणा की बात कर रहे थे, वहाँ से आज जब पहुँचे, आप ही कह रहे हैं कि अब तो आया राम गया राम की तो चर्चा छोड़ दीजिए। अब जो हमारे राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनके बारे में किस तरह से खुलेआम पलटू राम, पलटू चाचा, क्या क्या चीज़ें जो है सो बहुत खुलेआम सोशल मीडिया के अंदर, राष्ट्र जो मुख्य धारा की जो मीडियाएं हैं उस स्तर पर रोज़ चर्चाएं होती हैं। और इन बातों को हम राजनीतिक जो संवेदना है और जो चेतना है, उसका वह मसला नहीं बन पा रहा है। हम यह जब चर्चा कर रहे हैं तो मीडिया के स्तर पर भी ये चिंता का विषय नहीं है, और किसी राजनीतिक दल और जो वैचारिक कामों पर के लिए जो काम करते हैं बुद्धिजीवी, यह उनकी भी, सब लोग अपने अपने दायित्व से मुक्त होकर के व्यक्ति को दोषी साबित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम दृष्टांत, तो उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों का जिक्र आप शुरू से बता रहे थे कि नंदा साहब से लेकर के और आज तक की जो स्थितियां बनी हैं, वह उसमें व्यक्ति नहीं, उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और जो संसदीय संस्थाएं थीं, वह उनके जो मूल्य और मान्यताएं थी, मूल्य मान्यताएं, उनके कारण वह चीज़ें हो रही थी। जब उस मूल्य और मान्यता में ह्रास होता है, जो लोकतंत्र की जो संसदीय व्यवस्था और उसकी राजनीति में आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसके लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय जो मान्यताएं, उसमें जैसे जैसे कमी आती गई, राजनीतिक ह्रास की प्रक्रियाओं का जो आयाम है, उसके जो दायरे हैं, वह बढ़ते चला गया। और इसकी शुरुआत की आप चर्चा कर रहे हैं कि संकेत तो मिला हरियाणा के जो तथाकथित विधायक जी की से, लेकिन जैसे ही वह चीज़ें शुरू होती हैं,
राजनीतिक दल, पार्टियों और बुद्धिजीवियों के स्तर पर यह किसी ने उससे सबक नहीं लिया कि यह भी संभावनाएं हैं। और जब सबक की बात नहीं दिमाग में आई तो शिक्षा भी उससे नहीं, सीखने की भी बात नहीं। और सीखने की बात आज जब हम सीख की बात करते हैं, आप देखिएगा कि सीख की जो प्रवृत्तियां और मनोवृत्तियां हैं वह इस तरह से उसको हल्के नज़र से हम देखते हैं कि यह कोई पाठ को याद कर लेना, वह कोई संदर्भ को की चर्चा कर लेना या वो उसको जान लेना, यह सीख नहीं है और ना यह सबक है। हम जब उससे सबक लिए होते और उससे सीखे होते कि यह संसदीय राजनीति पर धब्बा है, वह हमारी लोकतंत्र की राजनीति है, उसको कलंकित करता है, यह बात सबक हमने नहीं ली। और जब सबक हमने नहीं ली तो संसदीय व्यवस्था को और जनपक्षी बनाने की चिंता ही हमको हमारे अंदर नहीं आई। जो लोग राजनीति करते हैं, आज जो राजनीतिक जितनी भी बातें हो रही हैं वो सत्ता की बातें हो रही हैं, वो लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है। केवल सत्ता में काबिज होने, पहले भी हम आपको बताए थे, यह बने रहने के लिए हो रहा है। और जब यह बने रहने और जब सत्ता प्रधान हो गया, राजनीति विलुप्त हो गई। राजनीतिक जो मूल्य मान्यताएं थी उनका क्षय हो गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय जो राजनीति है उसका क्षय हुआ। हम लोकतंत्र की रक्षा की बात भी कर रहे हैं, संविधान बचाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। और यह चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि आप तो यह जब बात आप शुरू किए थे, हमको लगता है कि दल बदल के जो प्रावधान हैं, कानूनी तौर पर वैधानिक जो प्रावधान है, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी। हमको आज से 10 साल पहले एक सत्ताधारी दल के बहुत सम्मानित नेता के यहाँ हम गए हुए थे। हमारी एक पुस्तक जो आई थी लोकतंत्र का जनवादीकरण, उसको जब हम उनके यहाँ लेकर गए थे तो कहे कि अक्षय जी तो हम ज़रूर इसको बहुत पढ़ेंगे, इसलिए कि हम लोग हमारे माने वो अच्छे लोग हैं, वो दल बदलू और ये वाली मनोवृत्ति के नहीं हैं, वो 74 के आंदोलन से उभरे हुए लोग हैं और आज भी जहाँ हैं वहीं हैं। तो लेकिन उनको वो अपने दल में जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है और मिलता है। फिर भी वो अपने जो अपनी समझ है राजनीतिक, उसके साथ वो टिके हुए हैं। वह कहे कि ये जो दल बदल के जो कायदे कानून हम लोगों ने बनाया है, उस संदर्भ में भी आप कुछ चिंतन मनन करते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं। हम कह रहे कि सोचते तो हैं, लिखते भी हैं, लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। उसको हम लोगों ने उजागर करने के लिए और जनता के बीच जाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, आज भी जो बोल रहे हैं, वह राजनीतिक दलों के पास तो सहजता से 10 साल पहले से हम ये काम जब शुरू किए हैं तब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चीज़ें और उसके जो समस्या आपकी है राजनीतिक क्षरण के कारण जो क्षय हो रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक संकल्पों की जब हम अनदेखी कर रहे हैं, तब आप वो बढ़ता चला जा रहा है, वो और समृद्ध हो रहा है। यह चीज़ें हम अभी भी हम लोग बात भी कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप देखिएगा कि गठबंधन, महागठबंधन, ये बात होती भी है। और इसी में इस देश के एक बड़े राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि यह तो विचारों का संघर्ष है। राष्ट्रीय स्तर पर जो 2 धाराएं दिखती हैं, धाराएं तो कई हैं, लेकिन चुनावी जो धारा है वह जब वो कहते हैं कि 2 धारा है, एक विचार, हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन विचारधारा हम कैसे अंतर करें, और वह जब अंतर करने की बात जब हम करते हैं तो अंतर करने में केवल और केवल सांप्रदायिकता का जो मसला है वह अब नहीं रह गया है। केवल जातिवादी जो राजनीति है वह कहने से विचारधारा की जो लड़ाई है वह साफ नहीं हो सकता है, क्योंकि सांप्रदायिकरण, राजनीति के सांप्रदायिकरण, जातिवादी
स्वरूप दे, सांस्कृतिक राजनीति का विकसित करने की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, उसके माध्यम से बहुत ही संगठित तौर पर आमजन के जो जीवन के बुनियादी सवाल हैं उसको दबा दिया गया, उसकी चर्चा ही बंद हो गई। इसलिए जैसे ही हम विचारधारा की बात करते हैं, आपको यह बताना होगा कि अंतर क्या है। आपको यह बताना होगा कि हम शांति सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं या तब कैसे, वह कैसे होगा। यह जवाब जब आप देंगे और जब लोगों के बीच में रखेंगे, वह लोग आकर्षित उससे होता है। आकर्षित ही नहीं होता है, आप लगातार उस बात को जब बताएंगे कि यह हमारे शांति और सद्भाव की हमारी यह कार्य योजना है और यह हमारी राजनीति है, जिसके आधार पर समाज में हम शांति सद्भाव कायम करेंगे। अगर यह नहीं करेंगे, और यह नहीं हुआ अभी तक केवल सत्ता में हटाने और काबिज होने की जो लड़ाई हम चलते रहे, तो नीतिगत सवाल नहीं आए। और नीतिगत सवाल जब नहीं आए, तब आप देखिएगा कि नीतियों की ओर से ध्यान भटकाने के लिए दल बदल की जो प्रक्रियाएं हैं और जो प्रावधान और व्यवस्थाएं हैं, उसमें जब वह विधायक कह रहे थे कि यह तो प्रक्रियाएं ही इतनी जटिल है कि एक बार जब आला कमान की जब स्थिति राजनीतिक दलों में आ गई है, तो संख्या के कारण घोर असहमति के बाद भी हम मजबूर रहते हैं अपने वैसे दलों में रहने के लिए कि जहां से हम वैचारिक असहमति के बाद भी हम वहां रहना पड़ता है। ये जो दल बदल के जो प्रावधान, जो भी सम्मानजनक जो लोग हैं, जो प्रतिबद्ध लोग हैं राजनीति में, उन लोगों की यह मजबूरी है। एक बड़े नेता ने हमको कहा, और इसीलिए कहा कि इस सवाल को भी चर्चा में आनी चाहिए कि यह प्रावधान के बाद भी, और इसके अब तो इसके और तरीके, पहले आज से 5 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं, जो दल बदल के कायदे कानून बने थे, वह थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता था कि कितना प्रतिशत जनप्रतिनिधि होंगे, तब हमारी जो राजनीतिक मान्यताएं जनप्रतिनिधि की है वह बची रहेगी, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगी। तो वह तो अब उसको दरकिनार करने के लिए किस तरह से चोर दरवाजे बनाए गए और क्या क्या हो रहा है, उस पर तो चर्चा ही अब तो ये इरिलीवेंट हो गया। आप जब दल बदल के लिए जो कानून बनाए थे, उसके चोर दरवाजे काट करके किस तरह से हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। और इसके बाद भी जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वह सत्ता में काबिज होने के लिए गठबंधन, महागठबंधन, विरोध और सत्ता की बातें जिस तेवर के साथ कर रहे हैं, वह और जनता मुख दर्शक टुकुर टुकुर देख रही है। क्योंकि जनता तो नेतृत्व करती नहीं है, लेकिन जनता के अंदर अगर इन सवालों को जब हम बात करते हैं, तब वह उसकी पूरी मानसिक तैयारी है वैचारिक कि वह स्वीकार करता है, चाहे वह उसके अपने भी जात के हों, अपने धर्म और संप्रदाय के हों, तब भी जनता यह स्वीकार करती है, वह मौन समर्थन करती है जो इन बातों को उठाता और करता है। उसके पास चूँकि वह देखता है कि इनके इन रवैयों के कारण जो राजनीति में, हमारी जो लोकतंत्र की राजनीति में जो क्षरण हुआ है, उससे हमारे मुद्दे छूटते चले जा रहे हैं। हमको लगता है कि इसलिए इस सवाल को बहुत ही गंभीरता से, अभी जैसे बिहार के संदर्भ में कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसके आने के पहले हम संचार माध्यमों से ये उम्मीद करते हैं, और जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और संवेदनशील बुद्धिजीवी हैं, कि लगता है कि इस प्रवृत्तियों को पर कैसे सामाजिक नियंत्रण हो। अब यह तय हो गया कि कानूनी तरीके से हम जो राजनीति में ह्रास की प्रक्रियाएं शुरू हुई है, वह प्रक्रियाएं अब कानून बना करके उसको नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। उसके नियंत्रण के लिए अब जनता की तैयारी, समाज की तैयारी के लिए संवाद शुरू करना होगा, और यही एकमात्र रास्ता बचता है। अन्यथा हम तो भूल जाते हैं,
कोई कोई व्यक्ति, बहुत जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप तो 2-4 उदाहरण देते हैं, जब हमारे पढ़े लिखे लोग जब भाषण देने आते हैं तो एक सांस में दल बदलुओं की एक लिस्ट जारी कर देते हैं। और वह जब प्रभावकारी, इतना ही नहीं, वह किस दल में कितना दल बदल हुआ, कब कब हुआ, और वह वही पूरी जो विचार गोष्ठी है और मंथन की जो प्रक्रियाएं हैं उसी में सिमट करके चीज़ें सिमट जाती हैं, मौलिक सवाल दब जाता है। राजनीति में ह्रास की जो बातें हैं वह दब जाती है और हम व्यक्ति को दोषी, आप देखिएगा कि ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक ह्रास में दोषी की पहचान और उस दोषी को के दोष साबित करने में हम के बहुत नाना तरह के जाल और भ्रम पैदा किया जाता है। और उसके कारणों को आप जब हमसे पूछ रहे थे कि इसके कारण क्या हैं, तो ये सारे कारण हैं कि पूरी जो लोकतंत्र की जो बुनियादी अवधारणा है और उस अवधारणा के आलोक में जो संसदीय व्यवस्था बनी, उसकी जो राजनीति शुरू हुई, वह वहाँ से भटक गई है। अब हम जो राजनीति करते हैं, जो संसदीय राजनीति करते हैं, उसमें केवल चुनाव जीत हार का मसला है। उसमें जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, संसदीय राजनीति का संबंध अब संसदीय व्यवस्था से नहीं रह गया, क्योंकि हमारी जो हम जब करते हैं संसदीय राजनीति के जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी स्तर पर यह चर्चा ही नहीं होती है कि हमारे कामों से संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है संवैधानिक, वह उसका क्या होगा। अब जब हम संसदीय व्यवस्था की चिंता नहीं करते हैं, राजनीति में ह्रास से संसदीय व्यवस्था के जो स्वरूप हैं वह विकृत हुए, और उसकी विकृति के कारण आज और के हम लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। और लोकतंत्र की व्याख्या रोज़ टीवी में आप लोग संचार माध्यम में करते हैं, क्या क्या करते हैं। लोकतंत्र की जो नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं कि राजनीति में कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम उन चीज़ों की भी चर्चा खुद, हम समय आपका ना मैं अपना बर्बाद करूंगा कि अब लोकतंत्र को जिस कोई भी परिभाषा किसी भी रूप में गढ़ने लगा है, और यह इतना इस स्थिति में आ गए हैं कि राजनीति करना ही अब लगता है कि जो सामान्य संवेदनशील और जागरूक लोग हैं, सिद्धांतनिष्ठ हैं, प्रतिबद्ध लोग हैं, अब राजनीति में नहीं आना। वो लगता है कि से जो इतनी पवित्र चीज़ है, जो एक नए भविष्य के निर्माण की का जिसका दायित्व है, वह सारी चीज़ें छूट गई हैं राजनीति में। और राजनीति को पूरी तरह से अब व्यावसायीकरण हो गया, बाजार की वस्तु हो गया, और जिसके पास जैसा साधन उस तरह का उसके हैसियत राजनीति में देखी समझी जा रही है। अब इतने जो सवाल हो गए हैं, कारण हैं राजनीति में जो ह्रास है, इसके ये सब कारण है। इन सारे सवालों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में संभव नहीं है और ना हाई कोर्ट में। अब जो जन अदालत है, इसलिए आप जब लोक संवाद की बात कर रहे हैं कि हम लोग शुरू करने वाले हैं, हमको लगता है कि एक बार लोक संवाद के माध्यम से जन अदालत में अपनी अर्जी अब रखने की है कि ये जितने संसदीय राजनीति में जो चुनाव में भाग ले रही बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, निर्दलीय, उनके बीच में यह जनता जब चुनाव में जाए तब वह सवाल, इन सारे सवालों पर सवाल खड़ा करे कि अपने तो अभी ये कितना दिन और इपटिया में रहबै, कब तक रहबै। ये सारे सवाल जब लोग पूछने लगेंगे, तब कहीं हो सकता है कि उनके अंदर कभी किसी घटना में और कहीं किसी जो जन संवाद की जो प्रक्रियाएं होंगी, उससे वह सचेत हो सकते हैं, सबक सीखेंगे, और कुछ सीखने की जो चिंता है वह उनके अंदर शुरू होगी। हमको ये लगता है कि ये कारण हैं और ये निदान हैं। इन चीज़ों को एक साथ लेकिन देखने की ज़रूरत है। इसको अगर आप खंडों में देखेंगे तो फिर वही व्यक्ति आ जाएगा, खास पार्टियां आ जाती हैं और हम ठमक जाते हैं या किसी एक के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब समस्या यह बहुत विकराल रूप ले लिया है, इसका स्वरूप बहुत व्यापक हो गया है, लेकिन इसके कारणों को समझने और समाधान करने वाली जो अदालत है जनता की,
वह सब सर्वशक्तिमान है। उसी के संघर्षों, उसी के अनुभवों से लोकतंत्र की अवधारणा उभरी है। किसी व्यक्ति के जन्म लेकर के और उन्होंने परिभाषा नहीं गढ़ा है, यह भी साजिश के तहत कि किसने संविधान बना दिया, किसने लोकतंत्र को गढ़ा। वो उनके जो जीवन जो संघर्ष जनता के साथ किए और आम जन के जीवन की खुशहाली के लिए, उनके उन्नति के लिए जो समझ बनी और अवधारणा एक गढ़ा गया, वह उसी तरह से फिर एक बार पुनर्गठन राजनीति के और पुनर्जीवन का सवाल है। हमको लगता है कि इस तरह से जब आप देखिएगा तो राजनीति में ह्रास का स्वरूप दिखेगा, संपूर्ण स्वरूप को एक साथ। जनता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रशासक, पेशागत समूह, ये सारे लोगों का स्वरूप कैसे विचलित हो गया। पहले कौन केंद्र में था, किसकी प्रमुखता थी, और आज कौन कहाँ है, किसको किस रूप में देखा और समझा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब तक स्पष्ट नहीं होगी, और इन सारे चीज़ों की स्पष्टता के बाद अब समाधान के लिए इन सारे लोगों के समन्वित जो प्रयास हैं, उन्हीं लोगों के, सारे लोगों को अब समन्वित आपको करना होगा। और समन्वयन के लिए आपके पास रचनात्मक स्वरूप राजनीति को देना होगा। ये अभी ठेका वाला नहीं, प्रायोजित हम शब्द कहते हैं। प्रायोजित राजनीति दिल्ली से आती है, वो दिल्ली में हमारे भविष्य के, उसको दिल्ली वाला को पता नहीं है कि हमारे गांव की मिट्टी कैसी है, वहाँ पानी का स्रोत क्या है, वहाँ किस तरह के जो कृषि के जो पैदावार हैं, वह किस तरह के कृषि की संभावनाएं हैं, उनके पैदावार के संरक्षण संवर्धन की क्या चीज़ें हैं, वहाँ किस तरह के पशु रहते हैं, और पहले किस तरह की चिड़ियाँ। अब गांव में जब आप जाइएगा, आपके समय अगर गांव में आप पैदा हुए हैं तो आप देखिएगा कि आपके समय में, आप ही के गांव में जितने पक्षी, जिस तरह की चिड़ियाँ को आप देखते होंगे चहलकदमी, आज वो चिड़ियाँ नहीं दिखती है। तो ये जो बदलाव हुए हैं, और हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंगों की बात करता है, ये सब अधकट्टी, आधारहीन बात, बाजारू बात करता है। तो एक बार इस तरह से रचनात्मक राजनीति की प्रक्रिया और बात हम शुरू कर सकते हैं। और यह जब करेंगे तब इसका जो यह साजिश है कि कोई बात नहीं करता है, कोई तैयार नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, वह तो उसको साथ नहीं देता है जो उनकी जीवन की बात नहीं करता है। वह उनके साथ नहीं चलता है जो उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वह उनको समय नहीं देता है जिनको उसकी जो ज़रूरत है, वह तो बाजार की ज़रूरत, व्यवसाय की ज़रूरत, मुनाफा कमाने के जो प्रोग्राम्स हैं, लोगों को अंधा बनाने का, लोगों की जो संवेदना चेतना है, मारने का काम वो लेकर के जाता है लोगों के बीच में विकास के नाम पर, कि यह कम से कम लोभी लालची बन जाए और सवाल खड़ा नहीं करे, अपने जो ज़रूरत है उसको भी नहीं उठावे। ये सारे जो सवाल हैं जनता बूझ गई है। आपको हम बताते हैं कि इसी छोटा नागपुर जो अब जो पहले कहा जाता था, अब झारखंड हुआ। हम पहले वहाँ भी आदिवासी लोगों के बीच में जाते थे, तो वहाँ जैसे ही बाहरी लोग जब जाने लगे कुछ दिनों के बाद, तो आदिवासी वहाँ का जो स्थानीय है वो भाग जाता था। पूछा गया कि क्यों भाग जाता है, वो कहता है कि दिक्कू आ रहा है। वो जैसे ही बाहरी लोगों को देखता था तो कहता है वो दिक्कू आ रहा है। अब दिक्कू आ रहा है तो कहते कहते वो अपने घर दरवाजे गांव से को छोड़ करके जंगल में चला जाता था। ये क्यों करता है? कहा कि जो दिक्कू आता है ना, कुछ कुछ प्रोग्राम लेकर के आता है, जिससे हमारा पूरा जो जीवन, जल जंगल जमीन की जो संस्कृति है उसको ये नष्ट करता है। और सुनते हैं कि हमारे नाम पर ही बहुत कमाता है। तो दिक्कू के बारे में बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, शोध किया है और बहुत बात बताते हैं। अरे भाई, यहाँ की भी जनता अब दिक्कू बूझती है राजनीतिज्ञों को। वो केवल आदिवासी ही नहीं, नवादा, जहानाबाद, पटना, बेगूसराय, उत्तरी बिहार, सारी जो जनता है वह दिक्कू बूझती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को, जो पहले बात की है, समय नहीं उस पर जाया करेंगे, कि यह ह्रास वहाँ पहुँच गया है। हमको लगता है
कि इस पर आप देखिए, समझिए और संवाद को आगे बढ़ाइए। सर, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ और भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की गई और उसमें बहुदलीय व्यवस्था की गई, एक दो दल नहीं, बहुत से देशों में है कि एक ही दल है, कहीं दो दल है, और भारत एक ऐसा देश हुआ जहां बहुदलीय व्यवस्था की गई और बहुदलीय व्यवस्थाओं के साथ निर्दलियों की भी व्यवस्था की गई। यानी हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया हमारे संविधान में, और चुनाव लड़ने के साथ साथ चुनाव जीत करके अपने लोगों को कानून बनाने में या जो संविधान बना उसमें संशोधन करने के लिए व्यवस्था दी गई। लेकिन उस व्यवस्था में धीरे धीरे हमें जो लगता है वो ह्रास हुआ है। उस ह्रास का वजह भी लोग पूछेंगे कि भाई आप कैसे कहते हैं कि ह्रास हुआ है। तो सर, इधर कुछ चुनावों से ये देखने को मिल रहा है कि अगर किसी एक संसदीय क्षेत्र से या किसी एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 100 लोग नामांकन कर दिए, 50 लोग नामांकन कर दिए, तो जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो किसी न किसी कारण को लगा करके जो छोटे दल हैं या निर्दलीय लोग हैं उनका प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक नामांकन को रद्द कर दिया जाए। अगर नामांकन रद्द ही करना होता, कम लोगों को ही अब लोग कहते हैं कि चुनाव जो है राजनीति का महापर्व है, तो क्या महापर्व मनाने का अधिकार केवल चंद लोगों को है? अगर चंद लोगों को ही है तो फिर ये बहुदलीय व्यवस्था और ये जो निर्दलियों की भी जो व्यवस्था की गई थी वो क्यों की गई थी? और चुनाव हम लड़ते हैं, जो भी लोग लड़ने वाले हैं, चुनाव जो लड़ते हैं नए लोग भी लड़ते हैं। हमारा बिहार या भारत अभी तक 100% साक्षर भी नहीं हुआ है, शिक्षित की तो बात छोड़ दीजिए। और ख़ास करके बिहार अभी जब हिंदी हम 100% शिक्षित साक्षर नहीं कर पाए हिंदी पढ़ने में अपने मातृभाषा में, तो जब हमारे उम्मीदवार नामांकन करते हैं और उनके प्रपत्र में उनको जो प्रपत्र मिलता है उस पर प्रपत्र में अगर कुछ खामियां रह जाती है तो उसको वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हिंदी में लिख करके नहीं देते हैं, अंग्रेजी में लिख करके देते हैं कि आपका ये कमी है। अब वो कमी जो निर्दल है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नॉन मैट्रिक लोग ही फॉर्म भर रहा है, और हमारे यहाँ बिहार के जो नॉन मैट्रिक है कितने अंग्रेजी में मजबूत हैं, जिनका हिंदी मजबूत नहीं उनको अंग्रेजी में लिख के दिया जाता है कि आपका एप्लीकेशन में ये कमी है। वो इसको कैसे समझा जाए, इसको किस तरह से लिया जाए? और अगर कहीं नामांकन में सब कुछ सही रह जाता है तो लोग जो बड़े दल के लोग हैं या जो धनाढ़ उम्मीदवार है वो क्षेत्र में यह प्रचार करता है कि जीतने वाले को मत दीजिए, हारने वाले को मत दे करके क्यों अपना मत बर्बाद करना चाहते हैं। इससे आज क्या साबित होता है और आप इसको किस तरह से देखते हैं वो हमारे जनता को? ये बहुत संगीन स्थिति है, बहुत गंभीर। लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो राजनीतिक परिस्थिति है आज वो बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। गंभीरता यह आ गई है कि जो आप सवाल कर रहे हैं उससे जो प्रतिनिधित्व का मसला है, प्रतिनिधित्व के मसले भी भागीदारी और हिस्सेदारी बहुत पॉपुलर अभी ना जुमलेबाजी है कि भागीदारी और हिस्सेदारी की हम बात करेंगे। लोगों को लगता है, जो भी थोड़ा संवेदनशील लोग हैं, सचेत लोग हैं, उनको लगता है कि अच्छा हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी की भी बात हो रही है। वो सवाल नहीं खड़ा कर पाते कि आपके पास हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। 77 वर्ष तो पूरा हो गया, अरे 75 साल तो हमारे संविधान का हो गया, आज़ादी का तो ज़्यादा हो गया उससे।
देश को आज़ादी हुई। तो हमारी जो भागीदारी और हिस्सेदारी है वह हमारी जो विकास की नीति बनती है और उसके जो कार्यक्रम बनते हैं वह हमारे स्थिति के अनुरूप नहीं बन रही है, नहीं बनी है। तभी आप अभी कह रहे हैं कि बिहार में भी अभी 100% साक्षरता का दर नहीं है। अरे भाई, साक्षरता की बात जब आप कहते हैं तब हमको थोड़ी माने ये जो चालबाजी, जो चक्रव्यूह है, राजनीतिक चक्रव्यूह है, उसमें हम पहले कहते कि रणनीति कूटनीति अपनाई जाती है। राजनीति में कि जो रणनीति और कूटनीति है उसी के तहत शिक्षा के जो सवाल हैं, मसले हैं, शिक्षाई जो मौलिक सवाल है, शिक्षा के लोकव्यापीकरण के जो सवाल हैं, इन सवालों को की ओर से ध्यान भटकाने के लिए उसके जो सवाल मसले हैं, उसके दायित्व हैं, उसके कार्यभार हैं, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता अभियान चलाया गया। और साक्षरता अभियान कर्जा का पैसा लेकर के और शिक्षा से ध्यान भटकाया गया। साक्षरता का जब प्रोग्राम चल रहा था बिहार के भी जिलाओं में और पूरे देश में अपना चला है, उसमें आप देखिएगा कि हर एक इलाके में जो पहले हम कह रहे थे कि गांव के अंदर जो लोक गीत बनाने और गाने वाले जो लोग रहते थे, वो पहले जब शिक्षा के आपके संदर्भ में जो गीत बनाते थे, उन सारे उस तरह की जितनी भी आबादी थी और जितने लोग थे उनको साक्षरता गीत गाने लोग लगे। आपको ये बात, ये इतिहास हम झेले हुए हैं, इसकी लड़ाई हम लड़े हुए हैं, हमारे पास साक्ष्य है, किताब में दर्ज है कि जो शिक्षा के गीत गाने वाले लोग थे वो साक्षरता के गीत बनाने और गाने वाले लोग बन गए। कैसे? ये जो साजिश और चक्रव्यूह है यह अंतर्राष्ट्रीय है और शिक्षा के सवाल छूटने लगे और जो शिक्षा को अब हम शिक्षा के अधिकार बोलने लगे। और शिक्षा के अधिकार जब हम बोलते हैं तब कहते हैं अच्छा ये 11 साल हो गया, 15 साल हो गया और अभी हम उसके जो संकल्प थे राज्य के वह कितना प्रतिशत हमने पूरा किया है। तो ये जो हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वह एक के बाद एक वह इस तरह के षड्यंत्र रचा जाता है प्रशासकीय और बौद्धिक वैचारिक स्तर पर कि हम उसमें उलझ करके और ठमक जाते हैं। इसी तरह से खेती के संदर्भ में, सहकारिता के संदर्भ में आप उसको जब देखिएगा तो वह जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी संवैधानिक जो संकल्प के आधार पर जो शुरू हुई थी, 80 आते आते उनका पूरा स्वरूप, और वह इसकी चिंता अभी तक आज जब हम कर रहे हैं तब किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी सामाजिक संगठन के स्तर पर का यह विचारणीय मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप सवाल हमसे ये करते हैं कि आखिर यह क्यों और कैसे हो गया, हमको क्या करना चाहिए, तब हमको लगता है कि पहले भी हम बताए कि जो चुनाव आयोग है और आयोग पूरी जो उसकी संरचना है वह प्रशासकीय है, काम लोकतांत्रिक है, पूरी गतिविधि है, दायित्व लोकतांत्रिक है और काम की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी है वह नौकरशाही की है। और नौकरशाही सत्ता का जो अधीन काम करता है तो वह उसके कौन नौकरशाह होगा और वह कैसे काम होगा वो हो गया। और वह उसी का नियंत्रण आप जो बता रहे थे कि नीचे जो चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, उसके लिए अवसर है, उसको अधिकृत है। हम आप यहाँ जो भी बात कर लें, अनुमंडलों और जिलाओं में जो चुनाव अधिकारी होते हैं वह अधिकृत हैं और उनके जो की कार्रवाई होती है उसी को पूरा संचार माध्यम, प्रशासकीय लोग, सत्ता के लोग, चूँकि आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी या विपक्ष की बड़े राजनीतिक दल के लोग या धनवान लोग, उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। उन्हीं के अनुसार वह जो अधिकारी है
वह उनके प्रभाव से प्रभावित रहता है। चूँकि समाज में जो मूल्य मान्यताएं हैं उनका प्रभुत्व कायम है, अल्पतंत्र का शासन है, जो बड़ी आबादी है बहुमत पर। हम ये बात को जब कहते हैं, सोचते हैं, तभी हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को प्रशासकीय घेरा से बाहर निकालना चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है तब तो फिर ये और कहीं ऐसे ना कि जो सत्ता में है वह उसके अधीन चला जाए, ये संभावना है, कुछ दिनों तक लग सकता है। लेकिन जब हम लोकतांत्रिकरण कह रहे हैं तब लोकतांत्रिकरण का जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो रूपरेखा है वह लोकतांत्रिक, वह किसी एक दल का वह संगठन और संस्था नहीं रह जाए, इसकी भी तो हमको चिंता करेंगे। यह सवाल हम जब कर रहे हैं तो हम भी सवाल कर रहे हैं कि यह चिंता करने का समय है। सामाजिक राजनीतिक जो लोग हैं, नेता और कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं, हम इन बातों से दूर हट गए हैं। और जब ये दूर हट गए हैं तब आपको पहले बताया कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कि हम पहले आपको बताए थे, कर्पूरी डिवीज़न की बात कहे थे, चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे कि हम शिक्षा में जो भाषा की भूमिका और उसमें मातृभाषा की भूमिका, ये सारे सवाल अब चिंता का विषय नहीं है। अगर कोई चिंता भी करता है तो ठगबनी जी ढंग से मातृभाषा के सवालों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और तब भी किसी एक सामाजिक राजनीतिक और जो बुद्धिजीवी है उसके द्वारा यह कभी भी किसी स्तर पर न विचारणीय विषय बनाने की कोशिश हो रही है और न कोई काम हो रहा है। तो ये चीज़ें उसी को मदद करता है, जो नौकरशाही की व्यवस्था है चुनाव की। और जब ये चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ें, पूरी जो संस्कृति है समाज की, वह उसके पक्ष में हो गया है या वह अपने पक्ष में बना लिया है। अब हमारे आपके तरह के जो लोग हैं जिनके यह चिंता का विषय है, उसीलिए हम कह रहे थे कि यह पूरी बात को भी, इस बात को भी जन अदालत में ही अब सुनवाई की जा सकती है। और कोई सुनेगा वहाँ आपको कुछ नहीं है, माने वह 10 ही लोग करेंगे। वह उनके तैयारी का, रचनात्मक तैयारी की जो प्रक्रियाएं शुरू करनी होगी। रचनात्मक तैयारी करने में भी आपको जब शुरू करेंगे तो हो सकता है कि अर्बन नक्सली कह दिया जा सकता है, लेकिन उसका भी जवाब वही देंगे। क्योंकि हमको तो अर्बन नक्सली कह दे सकते हैं, लेकिन उनके लोग जब जाएंगे, जब यह जन मुद्दा बन जाएगा, जब यह सामाजिक समस्या और मुद्दा बन जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। अब तो ये बात हमको लगता है कि बाद में अगर पूछते कि अब तो जो जनप्रतिनिधि है वह, उसको उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। यह बहुत सामान्य घटना घट गई, माने हो रही है, क्योंकि पार्टियों द्वारा किसी को कहीं से टिकट दिया जाता है। और यह राजनीतिक सवाल नहीं बन रहा है, यह सामाजिक सवाल नहीं बन रहा है। तो ये इस तरह के जो भी कार्रवाइयाँ हमारे जनप्रतिनिधि चुनावी प्रक्रिया के अंदर जनप्रतिनिधियों के चयन के संदर्भ में जो सवाल आपके हैं, इन सारे सवाल को लेकर के हमको लगता है कि अभी चुनाव में समय है। उसके पहले यहाँ एक जन संवाद, लोक संवाद, आप जिस ये से कहें, जन अदालत में इसको मुद्दा बनाना चाहिए, ताकि जब लोग जाएं, संगठित राजनीतिक दल के लोग जाएं, उन सारे लोगों से यह सवाल जनता पूछेगी कि ये जो सवाल हैं, यह जो मसले हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो रोज़ रोज़ हमारे बीच में काम करते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपके पास कौन सी योजना है? और या आप इसके पक्ष में हैं या इसके विरोध में हैं? आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? ये सारे सवाल आपको बनाना होगा, उठाना होगा और लोगों के साथ सवाल के सामने खड़ा करना होगा। हमको लगता है कि अब एकमात्र रास्ता बचा है और यह संभव है। यह नहीं है, निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम आज़ादी के आंदोलन से तो बेहतर स्थिति है।
अभी तो कितना भी अब, और आज से हमको लगता है कि फिर जब आप 90 के आसपास जब जाएंगे और 90 के 10 तक जब जाएंगे, तो आज राजनीतिक जो माहौल है, अब कोई भी ऐसे जातिवादी नेता, कोई भी ऐसे सांप्रदायिक नेता नहीं हैं जिनके विषय में अब जनता को संदेह नहीं हुआ है। सारे लोग जनता के राजनीतिक जो नज़रिए हैं उस घेरे के अंदर वह दोषी के रूप में देखता है। वह केवल उसके सामने कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिखता है, और रास्ता नहीं दिखता है तो वैकल्पिक कोई प्रतिनिधि नहीं दिखता है, और तब वह कहता है सब एक के है। तो सब एक के है का जो भ्रम पैदा किया गया है उसको भी तोड़ने का काम आपको है, वह प्रशासक नहीं तोड़ेगा। वह जो चुनाव आयोग के जो नौकरशाही का जो तंत्र है न वह तोड़ेगा, और न जो बड़ी पार्टियां हैं वह उनका प्रोग्राम बनेगा। अगर यह उनका प्रोग्राम बन जाए और वो करने लगेंगे तब तो समस्या ही नहीं पैदा होती। हम यह नहीं सोचते और बात करते हैं, इसलिए राजनीतिक हरास की जो प्रक्रिया व्यवस्था है वह व्यवस्थित ढंग से बेरोक टोक जारी है। अब तो व्यवस्थित हो गई है ना, इसलिए वो सब उसका वैधानिक रूप दे दिया गया। वह अधिकारी जो आप अंग्रेजी में कह रहे हैं वह कहेगा कि हमारे पास तो जो सर्कुलर आते हैं अंग्रेजी में आते हैं, फॉर्म्स के बारे में बहुत, ये सारे सवाल हैं जो आपको मुद्दा बनाना चाहिए और अभी से बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो यथास्थिति बनी रहेगी, और जो बात करते भी हैं उनको उनका मुंह बंद कर दिया जा सकता है, या बातचीत के जो दायरे हैं उससे धकेल कर बाहर आपको कर दिया जाएगा। राजनीतिक हरास में हम लोग चर्चा को बढ़ाए, आज चौथी कड़ी है। सर, नामांकन प्रक्रिया में जो खामियां हैं वो तो दिखती ही है। अब स्थिति ये भी बन रही है कि जैसे ही नामांकन करा करके जो भी भावी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं तो वो जो वहाँ की जनता होती है वह जनता भी ये देखती है कि ये जो भावी जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं तो एक बोलेरो से आए हैं, स्कॉर्पियो से आए हैं, या इनके साथ 150 गाड़ियों की काफिला है। जिस दिन नामांकन करा रहे होते हैं उस दिन ये कितने लोगों को आमंत्रित करके बुलाए हैं, जबकि नामांकन में इनके अलावा जो भावी जनप्रतिनिधि हैं अगर वो मान्यता प्राप्त दल से हैं तो उनको एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और अगर मान्यता प्राप्त दल नहीं है, केवल पंजीकृत दल हैं या जो निर्दल हैं, उनको 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है प्रस्तावक और समर्थक में। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, यानी दिखावा की स्थिति ये बन गई है कि वो 100 गाड़ी लेकर के आते हैं और सभी पे लोगों को गाड़ी से बुलाते हैं, और फिर जब नामांकन प्रपत्र को जमा कर दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ, यानी जो चुनावी पदाधिकारी हैं उनके यहाँ, उसके बाद वो 100-200 गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवा करके पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके दिखाया जाता है कि देखिए हम इतना धन आपके प्रतिनिधि बनने के लिए जला रहे हैं, और अभी हम इतना जला रहे हैं और आप हमको अपना जो वह वोट जिसका कीमत नहीं अनमोल है आप हमको दीजिए, ताकि हम भविष्य में आपको यहीं छोड़कर, इसी दलदल में छोड़कर हम अपना तो कल्याण करें ही, अपने कुछ और पीढ़ियों का भी कल्याण कर लें, और सदन में जाएं, विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, और वहाँ जा कर के जो वर्तमान जितना 5 साल रहेंगे उसमें जो वेतन मिलेंगे, वहाँ जो हमारा कैंटीन है उस कैंटीन में खाने पीने का जो आम लोगों से सस्ता भोजन मिलेगा, हमारे जो वेतन होंगे वो बिना
इनकम टैक्स का होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं कटना होगा, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्षेत्र में आने जाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। जिन प्रतिनिधि के पास अपनी गाड़ी होती भी है, उस प्रतिनिधि को भी जैसे ही वहाँ चुनाव पदाधिकारी सर्टिफिकेट देता नहीं है जितने का, वैसे ही यहाँ से 20 लाख और 25 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए विधानसभा से या लोकसभा से पैसे पास हो जाते हैं, यानी लोन पास हो जाता है कि आप गाड़ी ले लीजिए। तो यह सब जो स्थिति बनी हुई है, और इसको जनता भी ध्यान नहीं करती है। अब एक हम सेवा करने के लिए आए हैं, लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं। जब आप सेवा करने के लिए आए हैं तो फिर आप पैसे क्यों लेते हैं? जो वेतन आप ले रहे हैं, एक एक विधायक का 1.5 लाख 2 लाख रुपया वेतन है, क्यों है? आप पटना में रहने के लिए आपको सरकारी आवास की ज़रूरत क्या है? जब विधानसभा सत्र चलेगा, अब तो 4 दिन का सत्र चलता है, पहले 1 महीना 1.5 महीने का सत्र चलता था। साल में 3 सत्र चलते थे तो कम से कम 6 महीना सत्र चलता था। उसके बाद घटते घटते आज तो एक सत्र जो चलता है वो 4 दिन 5 दिन का चलता है। तो 4-5 दिन जो सत्र चलता है उसके लिए 5 साल तक आपको पटना में या दिल्ली में बड़े बड़े फ्लैटों की क्या आवश्यकता है? साथ ही जो भावी जनप्रतिनिधि हैं वो चुनाव लड़ने के पहले पूरे 5 साल अपने घरों में होते हैं। चुनाव का जब वर्ष आ जाता है तो वो कहीं कंबल बांटने लगते हैं, कहीं साड़ियाँ बांटने लगते हैं, और साथ ही जैसे अभी जनवरी शुरू हुआ नहीं कि बिहार में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है जनवरी के महीने में, वह पूरा जनवरी का महीना लोग जो भावी जनप्रतिनिधि हैं वो भी और जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं वो भी दोनों लोगों को आमंत्रित करने लगते हैं, मेरे यहाँ आइए। क्यों भाई? तो हम आपको दही चूड़ा का भोज करवा रहे हैं। कोई लोग चाट पपड़ी क्या क्या सबका भी भोज करवाते हैं। सर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत एक जनप्रति बनने में क्यों आवश्यक हो गया? और जनता भी उसी ओर लपक रही है, इसका क्या वजह है? आप इसको किस रूप में देखते हैं, वो हमारे दर्शकों को। पहली तो आप जितनी बात अभी सवाल जो आपके हैं उसको आप देखेंगे तो 2 चीज़ें बहुत प्रमुख है कि जो अभी राजनीतिक ह्रास हुआ है, संसदीय राजनीति में जो ह्रास हुए हैं उसके क्या प्रतिफल परिणाम क्या है। वो जो चीज़ें आप नामांकन में में जो खर्च लोग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और जो भी और उनकी सुख सुविधाएं, वो सब जो ह्रास हुए हैं उसके वो परिणाम है, नतीजे। हम उनका वर्णन जैसे करते हैं। दूसरी जब बात हम वर्णन करते हुए जब रहते हैं तब लगता है, जब स्वाभाविक है कि सामान्य ढंग से जब हम चिंता व्यक्त करते हैं तब इसके कारणों पर हमारी नज़र नहीं जाती है कि यह अपने आप पहले तो नहीं हुआ करता था, ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारे जो सवाल हैं ये सवाल क्यों नहीं आते हैं। और जब हम पहले आपको बता रहे थे कि अभी पढ़ाई लिखाई, कम से कम ये बात तो सुनिश्चित है कि आज़ादी के समय जो साक्षरता और शिक्षित लोगों की जो आबादी थी आज उससे कई गुना अधिक है। पर तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई और राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनकी विवेचना, उनकी असलियत को समझने की क्षमता घट गई। ये कैसे हो गया, क्या हो गया? इसके भी तो कारण होंगे। पहले जब लोग करते थे तो लोगों के अंदर जो करने वाले थे और जिनके लिए होता था, दोनों के बीच के जो संबंध थे, समझदारी के, सोच विचार, उनके जो व्यवहार होते थे, तो एक दूसरे को पूछता था कि हमारे संदर्भ में उनकी नज़र है, हम पर देखते रहते हैं, और उसकी चर्चा होती थी। वह जब एक दल और दूसरे दल के लोगों के बीच में जब बातचीत होती थी, आपको उस समय स्पष्ट हो जाता था
कि जो विपक्ष के लोग हैं वो आलोचना करते थे, वो आरोप नहीं लगाते थे, वह आलोचना करते थे और वो सफाई देते थे। और सफाई देने में अपने स्तर पर जो कमजोरियां होती थी वह कुछ लोगों के व्यक्तिगत ये उठा करके और अपने जो राजनीतिक दायित्व था उससे मुक्त होते थे। वो चीज़ें आज खत्म हो गई, दूर माने अब उसकी तो चर्चा भी नहीं होती है। और हम आप यहाँ पहुँच गए हैं कि वह स्थिति वैसे ही है कि बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई, रोज़ बढ़ रही है बच्चों की संख्या, और जो सार्वजनिक संस्थान है पढ़ाई लिखाई की उसकी आबादी घट गई, उसके प्रबंधन में कमी आ गई। और हम चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं कि सरकार तो शिक्षा के लिए क्या नहीं कर रही है, यह इतना काम वो गिनाती है। रोगियों की आबादी बढ़ रही है और उनके जो इलाज के प्रबंध हैं वो घटते जा रहे हैं, और तब भी ये सवाल हम नहीं है, बहुत मामूली सवाल है। यह सीधा सीधी सवाल जो राजनीति कर्मी है, सामाजिक कर्मी है, वो नहीं उठा पाते। और जनता, ये जो हम पहले कह रहे थे साजिश और षड्यंत्र, कि यह बहुत दूसरी तरफ जो व्यवस्था है जो यथा स्थिति बनाए रखना चाहती है या बनाए रखने के लिए काम करती है, उसमें आप देखिएगा कि जो लोग सैकड़ों गाड़ी में जो डीजल भरवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वह उसके पीछे साजिश यह है कि जो आम जन हैं उसको भ्रमित कैसे किया जाए। जो विपक्ष में लोग हैं, चाहे वह सांप्रदायिक हो या जातीय हो, आप देखिएगा कि उसमें भी यह रणनीति और कूटनीति का हिस्सा होता है कि उनके अंदर जो उनके अंदर विश्वास है, प्रतिरोध का विश्वास हो, विरोध करने, प्रतिरोध जब हम कर रहे हैं तो उनके विरोध की जो क्षमताएं हैं उसके वह हिम्मत को पस्त करने के लिए कि हम सामान्य कोई उम्मीदवार नहीं हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं उसका वो प्रदर्शन करते हैं और विरोध की जो क्षमता है उसको वह कमज़ोर करते हैं। यह एक साजिश उसके पीछे भी रहता है। एक उनको संगठित करने, उनके जो समर्थक हैं उनको संगठित करने की भी योजना और वह जो सोच है वह अंतर्निहित उसमें है, लेकिन प्रदर्शन अपने ताकत को करने का और विपक्ष को दिखलाने का। तीसरी बात जो है वह जो मूल सवाल है, ये जब चीज़ें होती हैं वह केवल अकेले नहीं करता है, वह दूसरा भी इसके प्रतिरोध में जो विपक्षी ताकतें हैं वह भी करता है। उसके अगर 100 गाड़ी का वो काफिला उसका हुआ तो यह भी 50 और 60 ये में करता है। यह उसका प्रचार साइकिल से नहीं होता है, उसके जो चुनाव प्रचार के लोग हैं वो पैदल नहीं घूमता है, उसके जो चुनाव कार्यालय हैं उसमें अगल बगल से चंदा कर कर के और वहीं चावल भात दाल नहीं बनता है, उसके भी कार्यकर्ता होटल में खाते हैं। अब समय बदल न गया, अब तो जैसे तो आप जैसे ही उसके जो काम कर रहा है उसी कार्यशैली को अपनाते हैं तो वह संस्कृति का रूप ले लिया। अब तो चुनाव तो ऐसे ही लड़ा न जाता है, तो अब वो बहस की बात ही नहीं रह गई। तो हम सब पक्ष विपक्ष, मजबूत कमज़ोर, सारे लोग मिल करके एक खास तरह से लोकतंत्र विरोधी जो राजनीतिक संस्कृति है उसका निर्माण कर रहे हैं और उसी में अभी भी कर रहे हैं। हम ये इसकी बात कर रहे हैं कि आपको इससे अलग हट करके इन बातों की चर्चा करते हुए हमको जब नामांकन करने जाते हैं उस समय उसकी नामांकन के आज चूँकि उसका प्रभाव और प्रभुत्व इतना गंभीर हो गया है कि आपको हो सकता है कि आपको यह हिम्मत नहीं हो कि हमको तो कोई नोटिस ही नहीं लिया, हमको न अधिकारी नोटिस लेता है, न जनता और न क्षेत्र के लोग करते हैं। तो उसके लिए जब यह समझ आपको है, जब समझते हैं तो उसके निदान का तो रचनात्मक स्वरूप आपको सोचना पड़ेगा, उसकी योजना बनानी होगी और उसकी योजना आपको पहले बनानी होगी कि इस क्षेत्र में यह जो चुनाव क्षेत्र है या पहले और बाद में भी
कि जिस तरह से नामांकन के समय में जो जितने खेल तमाशे होते हैं अपने अपने सामर्थ्य और प्रभुत्व को दिखलाने के लिए, उनका आपको ऑपरेशन करना होगा, राजनीतिक ऑपरेशन जनता के बीच में। कोई करता है क्या? हम उसको गिनाते हैं। ये रचनात्मक काम है। यह पूरी जो राजनीतिक संस्कृति एक लोकतंत्र विरोधी बना है, या किसी भी दल, हम फिर कहते हैं कांग्रेस, भाजपा, वाम, कोई भी जो आपको मध्यमार्गी, निर्दलीय, किसी ने नहीं ये सवाल उठाया है और किसी के द्वारा इस पर बातें नहीं होती। हमको लगता है कि नामांकन से लेकर के और पूरी चुनावी प्रक्रिया तक की बातों को हमको लोक संवाद का मुद्दा बनाना चाहिए। और वह चुनाव छोड़ दीजिए, आज से शुरू की अगर कोई करे, तब यह कहीं न कहीं वह मुद्दा बन सकता है। सरकार तो कहती है कि इसे एक आप ही कह रहे हैं कि नामांकन के समय कितने लोग जाएंगे। पहले तो पूरा घुस जाता था, पूरा जो काफिला है वो वहाँ तक, वो गेट तक, मैंने वो धक्का धुक्की सब कुछ हुआ करता था। अब तो जो काफिला है उसको थोड़ी दूरी पर रोक दी जाती है, वो आम सभा करें, वह रैली करें, जो भी, और घूमें, वो सब करते हैं। क्योंकि अभी की जो राजनीति है वह अब लोकतंत्र की राजनीति नहीं रह गई है। उस पर यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि यह लोकतांत्रिक जो मूल्य और मान्यताएं हैं उसका यह विरोधी है, उसका यह यही हत्या कर रहा है, लोकतंत्र का हत्यारा है। और लोकतंत्र का हत्यारा कैसे है आपको तो बताना होगा। और वह उसका एक एक लक्षण, अब अपराधी का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण नहीं, अब तो जो संत महापुरुष हैं, जो आदर्श हैं राजनीति के, वही हत्यारा है, वह लोकतंत्र का हत्यारा है। वह तो व्यक्ति का हत्यारा था, यह पूरी एक अवधारणा का हत्यारा है। और यह क्या हम कह सकते हैं, यह हिम्मत है। और यह हिम्मत इसलिए नहीं है कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनके बारे में भ्रम खड़ा हुआ है, वह तो इतना स्वार्थी है, वह इतना भोगवादी है कि वह सवाल उठाने में भी डरता है कि हमारे ऐसे ना कि जो नौकरी है, जो हम चाकरी करते हैं, उसी पर आफत आ जाए। और वो आफत आ जाएगा तो हमारे बीवी का, हमारे बच्चों का, हमारे घर का सब क्या होगा। और वह जो वहाँ लोग जाते हैं, यह बात तो अब छूटिए गई आपकी, कि जब वह इस तरह के लोग जाते हैं, उस समय जो अधिकारी का कक्ष होता है, वहाँ उनका व्यवहार, जो बड़े दल होते हैं, जो प्रभावकारी लोग होते हैं, जो निर्दलीय और कमज़ोर लोग होते हैं, उनके साथ का व्यवहार, अधिकारियों के बीच का, यह अंतर होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो वह क्यों होता है? यह कोई विचारणीय मसला है कि नहीं है? तो अधिकारियों को तो जो समान नज़रिए से उनका व्यवहार होना चाहिए, वह भी नहीं होता है। इसके बाद भी ये सारे सवाल नहीं उठ रहे हैं। हमको लगता है कि चिंता का सबसे जो अगर महत्वपूर्ण ये है लोकतंत्र में, वह यह मसला है। और यह मसला हम कारण भी बताएं कि आज आदमी निर्जीव जैसा हो गया। उसकी पूरी जो संवेदना और चेतना है, उसको पहले मारा है शिक्षा के माध्यम से। जो पढ़ा वह निर्जीव हो गया। वह निरपेक्षता के नाम पर, शब्द का भी देखिए कितना तो शारीरिक, फिजिकल एक अंग्रेजी में शब्द है रेप, वह तो ज्ञान के साथ जो जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है मनुष्य की संवेदना चेतना का, कि हम निरपेक्ष हैं, हमको किसी दल से, हम किसी दल के आदमी नहीं हैं, हम राजनीति उजनीति नहीं करते हैं। यह आपको लोग बोलता है कि नहीं? जी। आप जब लोक संवाद कीजिएगा तो देख लीजिए, ये सब हम इस सब से बहुत दूर रहते हैं, ये सब हम नहीं करते हैं। अरे बाबू, तुम्हारे जो परिवार अगर है तो बाल बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, हर एक स्तर पर जो राजनीति है उसके प्रभाव दिखते हैं और काम करता है। तुम किसको ठगते हो? यह कह करके तुम अपने जो जीवन के सवाल हैं उनसे भागते हो। हर मसला व्यक्ति का राजनीतिक मसला है जीवन का। वह कपड़ा अगर लेता है तो कैसा लेता है, लेगा कि नहीं लेगा, इलाज करवाता है कि नहीं करवाता है, करवाता है तो कहाँ करवाता है, बच्चों को पढ़ाता है तो कहाँ पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, ये सारे सवाल उससे आकर के जुड़ते हैं। और है ना, हमको राजनीति से मतलब नहीं है।
वह भी उसके लिए फिर दोषी वह नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो यह मनोवृत्तियां और प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं, यह मौलिक तौर पर राजनीतिक में जो ह्रास हुआ है उसके कारणों से है। और जो तथाकथित जो ईमानदार राजनीति में कुछ पार्टियां और लोग हैं, उनसे पूछिए कि आपके पास इसका है कोई प्रोग्राम, और कारण यह है कि नहीं है, क्यों जनता है आपकी, कितने लोगों के साथ आप इन सवालों को लेकर के आप खड़े हुए हैं, आपके पास कोई नीति और कार्यक्रम है वैकल्पिक। आपके अलग ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, तार्किक होना और उसके अनुरूप काम करना, तब न दिखेगा। और जब आपको दिखेगा तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। आपको तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास न कोई नीति है न कोई कार्यक्रम है। फिर चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक के है। जब सब एक के है तो कोई कहे आपके लिए पहचान अपनी वो आएगा तो वो कुछ तो खिलाइयो देता है, वो फिर आके गाली देगा हमारे मोहल्ले का, वो गुंडा है, कौन हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपके पास कोई योजना नहीं है। तो ये सारे सवाल अब हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि अब छोटी से छोटी बात को भी अब जन अदालत में ये सब एक दल हमको बताइए ना, किसे हम जो बात आपके कह रहे हैं ये कोई राजी होंगे? कोई आप जाकर के बात पूछ लीजिए और कर लीजिए। सब एक दल दूसरे दल पर का कहेगा कि हम तो ठीक हैं, फिर उनसे आप पूछिए कि थोड़ा अंतर कैसे है। उनके पास जो चुनावी रणनीति और कार्यक्रम है और आपकी जो चुनावी और रणनीति है, आपके पास जो आप कुछ अंतर भी जब बतावेंगे तो महोदय से फिर सवाल पूछिए कि अपने फिर चंदवा कुछ कम वाली है ना, वही ना, अपने फिर जो चुनाव लड़ाते हैं उसके पास थोड़ा धन कम है, इसीलिए गड़िया कम घूमता है। आप जो है सो आपका वर्कर को मुर्गावा रोज नहीं खिलाते हैं, इसलिए कि पैसवा। तो मैं यह एक होता है कि आदमी अति से माने यह श्रद्धे नहीं, वह मजबूरी में आप करते हैं। आपके पास भी हो जाए तो आप भी वैसे ही रहन सहन चाल ढाल खर्चा बर्चा सब वैसे करने लगते हैं। तो जनता तो देखते रहती है, और तब जनता जिसके साथ जो सब कोई ठगने के लिए उसके फिराक में है, कि जो वोट मत लेने जाता है वो ठगने जाता है, ठगवा है। ये ठगवा को बेचारी जनता समझ गई है कि हमारे साथ तो कौन है नहीं, तो कुछ चलो ये कर लो। तब यह हमको लगता है कि यह जो राजनीतिक ह्रास की जो स्थितियां हैं वह वहाँ से लेकर के और मतदान केंद्र तक की जो जितने चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं वह सब राजनीतिक ह्रास से प्रभावित हो गई हैं, और वह एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है। वह भ्रम में लोग हैं, वह लोगों को असहाय लगता है मतदाताओं को, और इसके कारण दूसरी चीज़ एक और हुआ है कि वह बड़ा संगठित भी है। जो पैसा वाला है, जो बड़े दल हैं, वह संगठित करता है, और हर एक गांव और टोले में देखिएगा कि चपंडुक नौजवान जो है सो, आपको बुरा हमको नहीं, लेकिन आज लगता है कि काम नहीं है बेचारा को। वह भी इसलिए नहीं है कि चूँकि उसको काम ही नहीं है, तो चुनाव में लगता है कि इसे 10 दिन 20 दिन 15 दिन एगो मौका मिल जाता है, रोज़ उसको शायद देता है, सब रोज़ खाता खिलाता पिलाता है और ये करता है। तब जबकि उसके अपने गांव और मोहल्ले में उसके बारे में आप पता लगाइए, हम लोगों से पूछते हैं कि ऐसा थोड़ा बताइए तो उसका क्या क्या प्रभाव है, तो वहाँ से ही बाबू बाबू नाम लेता है, वहाँ से हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ से भी कार्यकर्ता हैं, और वह भी फिर जो आपका प्रदर्शन करता है ना नामांकन के दिन, जो लोगों को जुटा करके, उसी तरह से हर गांव के इसी तरह से जो बिना काम के हमारे नौजवान साथी हैं, और उसमें बूढ़ा भी रहेगा, हमारे जैसे उम्र का भी बूढ़ा, वो गाड़ी के अंदर लटक जाएगा, वो कसाई के कुत्ता की तरह जो कार्यालय उसका रहता है वहाँ अगोरे रहता है, और वह खाने पीने के लिए जब नाश्ता का टाइम हो गया, जब भोजन का टाइम हो गया, वहाँ सब लोग बने वह अब तो कूपन ऊपन भी का तो सुनते हैं कि देता है, होटल का क्या है जो करता है, तो उसकी आबादी बहुत कम है। इन आबादियों के पास कोई मनोबल नहीं है, कोई हिम्मत और साहस नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ
आप और लोगों से पूछ लीजिए और करवा लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उसकी आबादी बहुत कम है, और यह जो प्रवृत्तियाँ और मनोवृत्तियाँ हैं, या इसी तरह के राजनीति करने वाले जो लोकतंत्र की विरोधी ताकतें जो राजनीति कर रही हैं, चाहे वह दल हो या उसका नेता हो और उसका कार्यकर्ता हो, वह लोग पैदा करते हैं इस तरह के लोगों को। इनके जो संस्कृति है बनाते हैं, उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं, और सबका कल्प्रिट अगर कोई दोषी है तो ये सारे दल हैं, और उनकी जो राजनीतिक प्रक्रियाएं और व्यवस्था है वह है। अब यह बात यहाँ से कौन कहाँ किसके पास शिकायत करेंगे, कौन सुनेगा, क्या इलाज है? और तब हम कहते हैं कि अब जनता की अदालत, जिसने इन सारे लोगों को बनाया, अवसर दिया है, इनको कहिए कि अब इसको आप बदलिए, और बदलने का यही चुनाव अवसर है, यहीं से शुरू होगा। एक दिन में न आज़ादी मिली थी, और फिर एक बार जो लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, ये जब आवे तब इनसे हिसाब लीजिए, विचार नीति के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, और तब ये चीज़ें नई फिर राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं, और तब स्वरूप बदलेगा। ह्रास की जो प्रक्रियाएं हैं वह थमकेगी, रुकेगी, और नए, अभी तो सब नए बात बोलने लगता है, अभी उसकी हम अब चर्चा नहीं करेंगे इसे। तो हमारी यह समझ है श्याम जी। सर, 2020 की एक घटना है। एक व्यक्ति जो साधारण किसान परिवार से, और उसके दिमाग में बात आई कि क्यों न आगामी जो 2020 में चुनाव होने वाला है उसमें हम भी जनप्रतिनिधि बनने का जो सिलसिला है उसमें हम भी शुरुआत करें। तो वो अपने हम उम्र लोगों से, उसका भी उम्र 35-40 के आसपास रहा होगा, और वह व्यक्ति अपने हम उम्र लोगों से चर्चा करता है कि भाई हम भी 2020 के विधानसभा चुनाव में शिरकत करने की विचार कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ दें। उसमें जो युवा है वो सीधा सीधा मुंह पर कहता है कि भैया अगर चुनाव में आप आ रहे हैं तो कम से कम चुनाव में अगर आप आ रहे हैं तो कमर कस के आइएगा। तो जो जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब देख रहे थे उन्होंने कहा कि कमर कसने का क्या मतलब? तो उनका कहना था, वो जो युवा सामने से बात कर रहा था उसका कहना था कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपया लेकर के आइए, और वह 5 करोड़ रुपया आप हमको दे दीजिए, देखिए हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपका मय कर देंगे, यानी आपका सराबोर हो जाएगा, और जिधर भी आप दिखेंगे आप ही दिखेंगे। और अगर 4-5 करोड़ रुपया लेकर के आप नहीं आते हैं तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। चुनाव लड़ने का काम मैं कर रहा हूँ, और पैसा अगर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ 5 करोड़, तो इज्जत आपकी जा रही है। यह बात समझ से परे था। तो उस व्यक्ति को जब लगा कि यह आदमी 5 करोड़ रुपया खर्च करने वाला नहीं है, तो वह आदमी दूसरे भावी जनप्रतिनिधि के पीछे चले गए, और उनके साथ जो उनकी व्यवस्था रही होगी उसमें वो लगे होंगे। सर, आज हम लोग चौथे कड़ी को विराम की ओर ले चलते हैं, और आपने कहा कि यह जो राजनीतिक ह्रास हुए हैं, इस ह्रास को समाप्त अगर करना है, यानी ह्रास और नीचे ना जाए, उसको अगर रोकना है तो आम लोगों से रूबरू होने की ज़रूरत है, आम लोगों से मिल कर के उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। इस जागरूकता अभियान को चलाने के लिए किन्हीं के पास, जितने वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं या भावी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सोच कहाँ तक है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास करूँगा। और आपने जो हमारा साथ दिया है उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं, और आम लोग जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी, जो हमारे 100 की संख्या नहीं रही है हमारे व्यूअरों का,
जो व्यूज आए हैं वो 100 की संख्या में नहीं रही, हम लोग जो इस तरह के मुद्दों को उठाए हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने इसको देखने का प्रयास किया है, उन लोगों के भी हम आभारी हैं। और आप जो अपना कीमती समय दिए सर, उसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे अब राजनीतिक हरास के मुद्दे को यहीं चौथी कड़ी में समाप्त करके आगे लोग सुनते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि बहुत पहले, कुछ साल पहले तक, 50 साल पहले तक, 40 साल पहले तक, या कुछ इलाकों में अभी भी छुआछूत का काफ़ी असर है, या पहले काफ़ी छुआछूत था। लोग एक दूसरे को देखना नहीं देखते थे तो उन्हें छूत लग जाती थी। अगर यह बात सही है तो हम आम लोगों से जानना चाहते हैं कि जिस समय अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, ब्राह्मण का घर हो या ठाकुरों का घर हो, किसानों का घर हो, ये बहुत सी जो जातियां हैं उनके यहाँ बच्चे पैदा कैसे होते थे और बच्चा पैदा कौन करवाता था। ब्राह्मण के घर बच्चा पैदा कराने के लिए जो धाई आती थी वो दास परिवार से यानी चमार जाति के होते थे, और उसकी ही वंशागत परंपरा थी बच्चा पैदा करवाना। माँ के दूध बच्चे के मुंह में पहला धार जाए न जाए, लेकिन पहले उस छूत महिला का अंगुली बच्चे के मुंह में जाते थे और तो बच्चा तो अछूत हो जाता था। बच्चा पैदा होना और माँ के, बाप के, दादी के, दादा के गोद में जाने के पहले उस अछूत महिला के गोद में जाता था, और तब तो वो बच्चा अछूत हो जाना चाहिए। लेकिन वह बच्चा ही धीरे धीरे जब आगे बढ़ता था और माँ बाप, दादा दादी का जब देहांत होता था, तो वही अछूत बच्चा बाप के, दादा के, दादी के मुंह में अग्नि लगा करके उसको इस लोक से परलोक तक में स्वर्ग दिलाने का भी काम करता था। तो फिर छुआछूत कैसा? यही नहीं, बच्चा पैदा करने की ही बात नहीं है, और भी हमारे घर में शादियां हुई तो उसमें ऐसे ऐसे कर्मकार, जिसको आज हम जाति कहते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोगों का समावेश था, फूल पैदा करने वाले लोगों का समावेश था, मिट्टी ये बढ़ी का जो लकड़ी के सामान बनाते थे उनका समावेश था। इस तरह न जाने हर एक कर्म को करने वाले लोगों का, हमारे ऊंचे घराने हो या निम्न घराने हो, सभी जगह उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो छुआछूत कैसे था? या आज लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद। यह ब्राह्मणवाद क्या? किसी ब्राह्मण ने किसी जाति को, वो ठाकुर हो या नीचे के जाति हो, किन्हीं को बाज़बरदस्ती ये कहते हैं कि हाँ तुमको पूजा करवाना होगा या तुमको दान देना ही होगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हम लोग जब अनपढ़ थे, मूर्ख थे, तो विरोध कम था। आज हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे किसी अपनी ही परंपरा का, अपनी ही व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं। इन मुद्दों पर भी हम आगे अपने जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे, और आम दर्शकों से, आम जो हमारे दर्शक हैं जो चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि हमारे मुद्दों पर, हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो लोगों तक शेयर करें, जिससे और लोगों को जागरूकता बढ़ाई जा सके। और जो लोग से हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये आपको पहले तो आपको इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन धन्यवाद केवल जो औपचारिकता नहीं, हमको लगता है कि एक बात आप शुरू कर रहे थे अभी, जब इस कड़ी को जब आप कंक्लूड कर रहे थे, उसका समापन कर रहे थे, तो आप सब्सक्राइबर की संख्या और इसकी जब जो चिंता आपकी है, उस संदर्भ में हमको लगा, जब आप बोल रहे थे तब हमको स्वामी सहजानंद सरस्वती की एक मीटिंग गया के पास, जब वो जमींदारी उन्मूलन का अभियान जब चला रहे थे उस इलाके में, तो एक जो उनके कार्यकर्ता थे, चाकंद के पास वह मीटिंग थी एक गांव में,
जमींदार का बहुत जोर जुल्म था, बहुत जुल्मी जमींदार था वो पास में एक। तो वह मीटिंग, जो आयोजक थे, मीटिंग का आयोजन करके और भाग गए। वह मैदान में चौकी भी लगी हुई है, सब कुछ तैयारी है, और आयोजक भाग गया। चूँकि उसको डर था कि या पता अगर हो जाएगा ज़मींदार को तो हमको तो कल ही उसकी सज़ा मिल जाएगी, रात में भी सज़ा मिल जाएगी। स्वामी जी आएंगे और उसके खिलाफ जब वो बोलेंगे तो हमको सज़ा मिलनी है। और वो भाग गया। जब स्वामी जी आते हैं और देखते हैं कि मैदान खाली है, पूरी व्यवस्था है, तो उनके साथ जो लोग काफिला थे वो लोग बैठते हैं और स्वामी जी का भाषण शुरू होता है। जब स्वामी जी बोलने लगे तब आपको वह पूरा मैदान, फिर आसपास जो लोग थे वो भर गए। वो क्यों भर गया? चूँकि आसपास के जो लोग थे, जो स्वामी जी बोल रहे थे, उस जुल्मी जमींदार के खिलाफ जो कोई नाम भी नहीं लेता था, उसके खिलाफ वो चुनौती दे रहे थे। उसके बाद आप देखिएगा कि आप जब शुरू में बताया कि जहानाबाद और मध्य बिहार में जो हम काम कर रहे थे, वहाँ जब उस दौर में जब जन अदालत लगता था तो कई गांव में, हम कहेंगे आपको कि जिन गांवों में जो एक ताकतवर जो समुदाय जाति के लोग थे, उस गांव में जो संगठन थे मजदूरों के, उनकी कोई मीटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन उन जगहों में भी हमने सब मीटिंग को सफल होते हुए देखा, जिसमें जब वह मीटिंग का आयोजन होता है और उस गांव का जो सबसे ताकतवर और जुल्मी आदमी जो होता है, उसका नाम लेकर के जब कोई स्टेज से उस दल का आदमी जब बोलता है, जैसे मान लीजिए कि हम श्यामल जी हैं को अभी एड्रेस करें, तो इस गांव का जो जुल्मी ज़मींदार है श्यामल, वो कान खोल कर सुन ले कि इस पर यह आरोप है और यह जन अदालत आज उस पर फैसला निर्णय लेगा। ये बात का कोई महत्व है कि नहीं है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का जमींदारी उन्मूलन, जहानाबाद में जो आंदोलन और जो हो रहे थे उसकी मैं ये कर रहा हूँ। और आज जब आप राजनीतिक हरास पर ये जो कड़ी पेश कर रहे हैं, क्या उस श्रृंखला को आगे आप बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और जब यह बढ़ा रहे हैं तब आप सब्सक्राइबर की बात करते हैं। तो ये हमको लगता है कि आपको ये चिंता से मुक्त हो जब तक नहीं होइएगा, तब तक यह जो आज जो तात्कालिक लोकतंत्र का दायित्व है और सवाल है, जो संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा का जो मामला है, वह जमीन पर नहीं उतरेगा और वह बुनियादी काम आप कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि आपको इसमें थोड़ी जो दूसरे जो चैनल्स के लोग हैं उससे इतर ढंग से चीज़ों को भी रखने की ज़रूरत है। आप साथ दें नहीं दें, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हम बताए ना आपको कि चुनाव के अंदर किस तरह के कितने प्रतिशत लोग हैं जो सब्सक्राइबर बनते हैं, नहीं बनते हैं, उनका टेस्ट भी आप जानते हैं। वोट में देना मतदाता ही का नहीं, ये जो चैनल्स हैं और जो टिक मार्क करने वाले जो लोग हैं, देखने सुनने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट क्या है, आपको उसको भी बदलना है। और यह जो बदलने की प्रक्रियाएं हैं वह यंत्रवत नहीं, ऑन ऑफ जैसा नहीं होगा। वह आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम पहले भी कहे अभी भी कर रहे हैं। और इसमें जो आप बताए कि मानस गरिमा का जो सवाल है, वह जो मानस गरिमा के सवाल को जाति में बांट करके आप, हमको लगता है कि जाति में जो सामाजिक परंपराएं जो रही हैं और उनके जो सामाजिक जो परंपरा और मूल्य मान्यता के बाद उसको प्रतिनिधित्व के नाम पर आज जो फिर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ दलित, वंचित, आदिवासी के भी प्रतिनिधि हैं और लोग हैं, सबको हम समरस समाज, एक समरस शब्द बोला जाता है, तो समरस समाज हमारा है और नेतृत्व है। ये सारे जो भ्रम हैं, लेकिन जो गरिमा का सवाल अभी भी है। अब तो गरिमा जो सवर्ण हैं, उनके जो गरीब लोग हैं
उनके बीच भी गरिमा का सवाल है। अब जो दलित और उपेक्षित महादलित हैं, उनका तो सवाल छूत अछूत का जो साहब आप बात कर रहे थे, तो वह उनके गरिमा का सवाल है। छूत अछूत का जब गांधी जी के समय में और अम्बेडकर के का जो समय था, उस काल के की जब हम बात करेंगे और आज जब बात करेंगे, बीच में बात, और आज जब बात करते हैं, तो आज जो गरिमा का सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं कि वह ब्राह्मण से लेकर के मुसहर, डोम और दूसरे जो अछूत जिनको हम जातियों के रूप में कहते हैं, वो सभी स्तर पर उसको अब देखने की ज़रूरत है। उसको भी बदले हुए संदर्भ और नज़रिए से देखेंगे, तब वह जो राजनीतिक ह्रास की जो सवाल हैं, उनका समाधान और उसका निदान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने साथियों की ओर से और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। सर, आपने कहा सब्सक्राइबर और व्यूज। मुझे यह चिंता नहीं है कि हमारे साथ सब्सक्राइबर कितने हैं या व्यूज कितने हैं। मैं उन जिन्होंने देखा, वो 50 लोग देखे, 100 लोग देखा, 10 लोग देखा, मैं उन लोगों को भी संख्या बोल के धन्यवाद देने का प्रयास किया हूँ। और यह प्रयास मेरा निरंतर जारी रहेगा कि हम ऐसे ज्वलंत मुद्दे, जिन्हें न मेन चैनल वाले या प्रिंट मीडिया वाले या इस तरह के सोशल मीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक है या और जो भी प्लेटफॉर्म है, वो नहीं उठाते हैं, उसे मैं उठाता रहूँगा और तब तक उठाता रहूँगा जब तक मैं यह काम करने के लायक बना रहूँगा। और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।